तो नेशनल सिक्योरिटी जो पॉलिसी हमारे पास है, ये 2014 में बेटा इसका प्रोसेस स्टार्ट होता है, ठीक है। और फाइनली 2022 में जाके इसका एक फ्रेमवर्क बनाया जाता है, ठीक है। अब ये भी आपको पता होना चाहिए कि 75 ईयर्स में दिस इज आवर फर्स्ट पॉलिसी, ये फर्स्ट टाइम हुआ है, ठीक है। ये सब कुछ वो जो आप इंट्रो में लिखेंगे ना कि नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो पहली बार आई है, नंबर 1 इसके अंदर है पॉलिसी फॉर्मेशन, नंबर 2 है नेशनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, उसके बाद है नेशनल कोहिजन, अभी फिलहाल हम सारे पॉइंट्स लिख रहे हैं पहले। सिक्योरिंग इकोनॉमिक फ्यूचर, उसके बाद है डिफेंस एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, ये की पॉइंट है। इसके बाद है आपकी इंटरनल सिक्योरिटी, फॉरेन पॉलिसी इन चेंजिंग वर्ल्ड, और ह्यूमन सिक्योरिटी। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मोहित यूसुफ साहब ने बताए हैं कि जी ये वाले हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर हमने काम करना है, और ये उसके लेआउट दिए हुए उन्होंने, ठीक है। मतलब कि इन इन चीजों के ऊपर इन्होंने काम करना, और नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी फर्स्ट टाइम बनाई गई है। इसमें मजीद चीजें भी ऐड होंगी, ठीक है। इसमें कौन कौन सी चीजें ऐड होंगी आपके पास, नेशनल कोहिजन जो यहाँ पे लिख दिया मैंने, इसमें गुड गवर्नेंस भी आएगा। अच्छा, अब आप समझते हो कि ये पॉलिसी होती क्या है और ये क्यों बनाई जाती है। आपके पास जितने भी मसाइल हैं उनको हल करने के लिए एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाई जाती है, ठीक है। अब नेशनल यानी कौमी, अब कौमी जितने भी मसाइल हैं उनकी सिक्योरिटी करने के लिए एक पॉलिसी ड्राफ्ट बनाया गया है, ठीक है। जिसके अंदर कौन कौन सी बातों का ख्याल रखा जाएगा, नेशनल कोहिजन का। नेशनल कोहिजन मतलब कि जो चारों सूबे हैं आपके, वो एक साथ रहें, एक साथ परफॉर्म करें, हमारे इकोनॉमिक फ्यूचर जो है वो स्टेबल हो, हम डिफेंस करें, और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी हो। मतलब कि हमारी जो जगहें हैं वो हमारी सारी एक जगह पे रहें सब कुछ, इंटरनल सिक्योरिटी हो, ठीक है। और ये जो अभी चेंज हो रहा है वर्ल्ड, इसमें हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, ये मेन पॉइंट है, ठीक है। और इसके बाद ह्यूमन सिक्योरिटी। अच्छा, ह्यूमन जो है ना इसके अंदर सब आ जाएगा, इसमें मेल फीमेल दोनों आ जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट्स है जिसके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी हमारी बनाई गई है। आप चाहें तो आप पेपर में ना इसको बॉक्स बना के, क्योंकि शायद मैंने इसको लिखा था या मुझे याद नहीं किसी सवाल में, लेकिन मैंने इसको ना बॉक्स की तरह किया था कि नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी करके इस तरह से आप जो ये एरोज निकाल के लिख देंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स इन्होंने डिस्कस किए, ठीक है। अब मसला क्या आ रहा है, अब सवाल क्या आएगा पेपर में कि जी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बन गई, इसके चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, ठीक है बेटा। इसके चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, क्योंकि बनाने वालों ने तो किसी एक थॉट प्रोसेस से बात कर ली। जैसे मिसाल के तौर पे आपको कहा गया जी कोहिजन होगा, ठीक है। कोहिजन मतलब कि सब मिल के रहेंगे, हारमनी होगी, गुडविल होगी, लेकिन आपको ऐसा रियलिटी में नजर नहीं आ रहा। वो क्यों नहीं आ रहा, क्या रीजन है उसका, तो हम डिस्कस करेंगे जी। पहला पॉइंट उठाया हमने कि जी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का पहला पॉइंट है कोहिजन। कोहिजन का मतलब होता है हारमनी एंड गुडविल, बट इसमें चैलेंज क्या आ रहा है। लास्ट क्लास में मैंने आपसे बात की थी इसकी, पोलराइजेशन की, ठीक है। उसके बाद फिर आप इसे ना मजीद चीजें बताओगे कि जी कोहिजन क्यों पॉसिबल नहीं हो पा रहा, हमें चैलेंजेस क्या क्या आ रहे हैं इसमें। बात समझ में आती है। हम ये बता सकते हैं कि नेशनल कोहिजन से फायदे क्या क्या होंगे, और नेशनल कोहिजन आ क्यों नहीं पा रहा, क्योंकि हमारे कल्चर डिफरेंट है, हमारी लैंग्वेजेस डिफरेंट है,
ठीक है, हमारे यहाँ पे एथनिक ग्रुप बहुत बने हुए हैं। नहीं, इंडियन सेंट्रिक नहीं है। आपके पास पहले जितनी भी आपकी पॉलिसीज थी ना, वो जो फॉरेन पॉलिसी थी वो आपकी इंडियन सेंट्रिक होती थी। इसके अंदर एक पार्ट जो है ना आपका फॉरेन पॉलिसी, इसके अंदर हम अभी डिस्कस करेंगे कि जी इंडिया का इसमें कितना रोल है। अभी तो हमारी जनरलाइज सारी चीजें हो रही है कि अभी नेशनल कोहिजन की बात हो रही है कि नेशनल कोहिजन बेटा जरूरी है, लेकिन नेशनल कोहिजन का मसला क्या आता है कि हमारे पास जो है ये सारी चीजें कि जी कल्चर अलग है। ठीक है, मेजोरिटी जो है, मेजोरिटी क्या बल्कि सभी जो है ये कहते हैं कि हर चीज जो है वो पंजाब डोमिनेंट है। ठीक है, आप किसी सिंध वाले, सिंध में रहने वाले या आप किसी केपी के या जीबी में रहने वाले से पूछे ना, तो सर कोई क्या बोलता है कि यार पंजाब डोमिनेंट है। तो जब मैं इस बात को कहता रहूंगा कि जी पंजाब डोमिनेंट है, या मैं ये कहूंगा कि जी इनका कोटा हर चीज के अंदर ज्यादा है, और एज कंपेयर बलूचिस्तान, अगर बलूचिस्तान और पंजाब को मैं कंपेयर करूं, तो बेटा बलूचिस्तान तो इसके करीब करीब भी नहीं है, जितनी फैसिलिटीज जितना कुछ पंजाब को मिल रहा होता है। तो फिर ऐसे आप मुझे बताओ हारमोनी कैसे आएगी? नहीं आ सकती ना हारमोनी। तो अब हमें इसके ऊपर काम करना है कि जी मसला क्या आ रहा है और चैलेंज है उसको हमने सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, उसके बाद आ गया सिक्योरिंग इकोनॉमिक फ्यूचर। अब आपसे कहा जा रहा है कि हम ऐसी पॉलिसी बना रहे हैं जिससे ना हमारा जो इकोनॉमिक का मामला है, हमारा इकोनॉमिक फ्यूचर जो है ना हम उसके ऊपर काम करेंगे। फाइन, हम कर सकते हैं। इकोनॉमिक फ्यूचर में आपके पास सिर्फ एक ले दे की सी पैक ही है अभी, जिसपे आप काम कर रहे हो, लेकिन चैलेंजेस बहुत है आपके पास। आपके पास सबसे बड़ा चैलेंज क्या आ रहा है? सबसे बड़ा चैलेंज आपके पास आ रहा है कि आपके इदारे एक्सट्रैक्टिव हैं, इंक्लूसिव नहीं है। पहला सबसे बड़ा मसला ये आ रहा है कि अगर हम पॉलिसीज वगैरह सही भी कर लें तो भी रिश्वत चलती है इदारों के अंदर। ठीक है, इसी तरीके से फॉरेन ट्रेड नहीं है। भाई फॉरेन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं है? ड्यू टू टेररिज्म, या लॉन्ग टर्म पॉलिसीज नहीं है हमारी यहाँ पे। इसी तरीके से हमारे पास स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट्स नहीं है। ठीक है, और हम लोग जो है R&D में बड़े पीछे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम इसके अंदर लैग कर रहे हैं। ये तो वो चीजें हो गई जो हमारी इकोनॉमी को डायरेक्ट डायरेक्ट नुकसान पहुंचा रही है। चाहिए। अब अगर हम थोड़ा सा अगर फैक्ट एंड फिगर्स पे बात कर लें तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा कि जी क्या है ऐसा। हमारा जो एनर्जी सेक्टर है, ठीक है, पाकिस्तान का जो एनर्जी सेक्टर है, ये जो पहले काम करता था ये काम करता था हमारे एक्सपोर्ट्स के ऊपर ना। हम जो है अपने पास से जो ऑयल था, जो भी हमारे पास कोल मौजूद था, और हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी उस टाइम पे थी, तो हम उससे ना 70 to 80% अपनी जनरेशन करते थे। ठीक है, हम लोग 70 to 80% तक हमारी खुद की यहाँ पे बिजली होती थी, 80% तक एनर्जी हमारी खुद की होती थी, और 20% ना हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन रुका हुआ था, लोड शेडिंग नहीं होती थी। लेकिन अब क्या किया हमने? हमने अब उल्टा कर दिया। हमने चीजों को उल्टा कर दिया कि अब हमारे पास जो बिजली है ना, वो सारी की सारी इंपोर्ट पे चल रही है। ये हम बाहर मुल्क से ऑयल ले रहे हैं, यहाँ से इसको पैदा कर रहे हैं, और अपनी वाली का हमने कोई ऐसा यूजेज नहीं किया हुआ। ठीक है, अब इसके कुछ फैक्ट एंड फिगर मेरे पास कॉपी में लिखे हुए हैं कि हमारी जो डिमांड का 80% है ना, डिमांड का, वो इंपोर्ट से फुलफिल किया जाता है। 80% डिमांड हमारी वो कहाँ से आ रही है? इंपोर्ट से उसको फुलफिल किया जा रहा है। पॉइंट क्लियर हुआ आपको कि आपको इकोनॉमिक फ्यूचर सिक्योर तो करना है, लेकिन आप चैलेंज तो देखो कितना बड़ा आ रहा है आपके पास। दो पॉइंट्स क्लियर हो गए। सीधे सीधे दो पॉइंट से इसके अंदर हमने पहले क्या करना है, हमने लिखना है कि जी नेशनल कोहेजन अच्छी क्यों है, क्या है, लेकिन पाकिस्तान में क्या मसला आएगा, वो लिखना है। इकोनॉमिक फ्यूचर अच्छी बात है कि भाई आवाम जो है इकोनॉमिक फ्यूचर के बारे में सोच रही है, लेकिन हमारे पास बहुत सारे मसाइल हैं।
को लेकर हमने इनको डिस्कस करना है कि जी मसले क्या है, और एंड फिर हम इसका वो देंगे रिकमेंडेशन ना, ठीक है। अच्छा, एक और चीज है यहाँ पे, ह्यूमन सिक्योरिटी। अब ह्यूमन सिक्योरिटी जो है वो बहुत जरूरी होती है, ठीक है। ह्यूमन सिक्योरिटी होगी तो माशरा तरक्की करेगा, वरना माशरा तरक्की नहीं करेगा, ये तो ऑब्वियस है। ह्यूमन सिक्योरिटी हमारे मुल्क में गायब है, उसका रीजन क्या है? सबसे पहला है जी पुअर गवर्नेंस। हमारे पास कोई गवर्नेंस का इदारा ही ऐसा नहीं है जो काम करे, रिसोर्सेज नहीं है हमारे पास, ठीक है, जिसे हम कहते हैं बजट नहीं है, रिसोर्सेज नहीं मौजूद। उसके बाद आ जाता है इनजस्टिस है, बिल्कुल ऐसी क्रॉस बॉर्डर एग्रेशन है। कभी कभी इंडिया जो होता है वो फायरिंग कर देता है, कभी अफगानिस्तान की साइड से फायरिंग हो जाती है, टेररिज्म मौजूद है, ठीक है। तो हम ह्यूमन सिक्योरिटी, इसके बाद से जेंडर आ जाएगा, जेंडर बेस्ड वायलेंस आ जाएगा आपके पास। तो बेटा ये सारे फैक्टर्स क्या शो कर रहे हैं कि ह्यूमन सिक्योरिटी की अभी जो मौजूदा सूरत हाल है वो इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो हम जो है वो इसके ऊपर बात करेंगे कि जी अभी हमारे पास ह्यूमन सिक्योरिटी अच्छी बिल्कुल भी नहीं चल रही है। और एक पॉइंट इसका आप डिस्कस करोगे, फॉरेन पॉलिसी का। फॉरेन पॉलिसी का क्या मामला है कि आप ना इंडिया सेंट्रिक तो हो ही, ठीक है, आप देखो इंडिया सेंट्रिक हो, लेकिन आपकी जो भी फॉरेन पॉलिसी है वो किसके बीच में चल रही है? वो चलिए यूएसए और चाइना के बीच में, ठीक है। आप यूएसए और चाइना के बीच में बुरी तरीके से फंस चुके हो। पाकिस्तान समवेयर हेयर है, इंडिया का तो खदशा है ही आपको, फिर ऊपर से अफगानिस्तान का मसला आ रहा है, ईरान भी कभी कभी आपके साथ जो है वो मामला जो है थोड़े से कर लेता है। अब सिलसिला ये बनता है आपके पास कि अगर आप यूएसए को नाराज करते हो तो बेटा यूएसए को हम नाराज नहीं कर सकते किसी भी कीमत पे। ये कहने वाले जो थे ना वो खुद ही गायब हो गए हैं, जो कि यूएसए से हमें ताल्लुक नहीं रखना। ये यूएसए क्या क्या करता है देखो। सबसे पहले यूएसए ने आपको इतनी एड्स दी है, और पूरे पाकिस्तान में इतने प्रोग्राम्स चल रहे हैं यूएसए के कि अगर यूएसए ने अपनी एड्स खींच ली है, उन प्रोग्राम्स को रोक लिया, आप कहीं के नहीं रहोगे, पहली चीज। दूसरा, आईएमएफ इनके कंट्रोल में, वर्ल्ड बैंक इनके कंट्रोल में, पार्ट ऑफ को ये चला रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस के अंदर इनका हाथ है। सही है, मतलब यूएसए जिसका दोस्त है। अच्छा, इनका एक वो ये फॉरेन पॉलिसी इनकी कि ये परमानेंट दोस्ती नहीं रखते किसी से। आज इंडिया पे मेहरबान है तो ये इनका एक रीजन है, ये इसराइल पे मेहरबान है तो उनका रीजन है, ये साउथ कोरिया को सपोर्ट करते हैं तो उनका एक पर्टिकुलर रीजन होता है, ठीक है बेटा। तो यूएसए के पास जो है वो फाटा यूएन और ये सारी जो चीजें ये सब इनके हाथ में चल रही हैं। बात समझ में आती है? तो यूएसए को आप नाराज नहीं कर सकते। फिर ठहरा आपका दूसरा चाइना। चाइना के साथ आपका सीपैक है, आपका बॉर्डर टच हो रहा है, आपका कल्चर वगैरह का भी आप लोगों ने एक्सचेंज स्टार्ट कर दिया है, वो चाइनीज पढ़ा रहे होते हैं यहाँ पे आके। प्लस चाइना की एक से है मार्केट में, यानी ग्लोबली जो है वो चाइना काम कर रहा है, ईरान के साथ मिल रहा है वो, सऊदीया के साथ मिल रहा है वो, बीआरआई का उसका प्रोजेक्ट चल रहा है, चाइना एक्सपेंशन की तरफ जा रहा है। अब हमें क्या करना है, ये जो दोनों है ना इनके दरमियान बड़ा बच के चलना है अपने। न्यूट्रल फॉरेन पॉलिसी तो पॉसिबल है ही नहीं ना, आपको किसी एक को सिलेक्ट करना पड़ता है कि या तो मैं इसको सिलेक्ट करूं या मैं इसको सिलेक्ट करूं। तो हमें क्या करना है कि हमें ऐसे प्रोग्राम्स करने हैं, हमें ऐसी सजेशंस देनी है बेटा कि इधर भी कोई मामला हमारा खराब ना हो और इधर भी कोई मामला खराब ना हो, दोनों को स्मूथली लेके चलना है। अभी जैसे रशिया यूक्रेन वॉर हुई थी तो यूएन के अंदर वोटिंग हुई थी, राइट? तो उसमें इंडिया पाकिस्तान समेत कुछ ममालिक थे जो कि एब्सटेन रहे थे। एब्सटेन मतलब कि इन्होंने ना हक में वोट दिया ना अगेंस्ट में वोट दिया, मतलब विच शोज कि जी रशिया की पावर ज्यादा है ना?
ये आपने पढ़ा होगा न्यूज के अंदर के जी पाकिस्तान और इंडिया ने वोट ही नहीं किया। तो विच शोज कि ह्यूमैनिटी तो हमारे अंदर है ही नहीं। भाई आप खड़े हो तो आप बोलते रशिया गलत कर रहा है यूक्रेन के साथ, नहीं जी। आपने इसलिए वहां पे वोटिंग नहीं की क्योंकि आपको रशिया से ट्रेड करनी थी। आपको पता था मैं अगर रशिया के अगेंस्ट जाऊं तो प्यूटिन तो पागल है। तो एक ये मसला आपके पास जनरेट होगा। वहां से यूएसए आपसे ऑलरेडी नाराज हो गया। फिर प्लस अब आपने ये अफगान रेफ्यूजी वाला मामला किया तो वो उसके ऊपर वो नाराज बैठे हैं। तो ऑन एंड सो फोर्थ, आपकी न्यूट्रल पॉलिसी हो ही नहीं सकती। आपको दोनों को मिला जुला के कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कुछ कॉम्प्रोमाइजेस सेक्रीफाइसेस आपको लाजमी करने पड़ेंगे। अच्छा जी, अब इसमें मसला क्या आ रहे हैं, अब आपके पास चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, हम देखेंगे जी हमें क्या क्या चैलेंजेस दरपेश है। नंबर वन, हमें नहीं पता कि इसका ऑपरेशनल लेवल क्या होगा। अफगान रेफ्यूजीज से उनका कैसा लिंक है? यार अफगान रेफ्यूजीज से मामला ये है कि यूएसए ने कहा है कि जब तालिबान हम पे अटैक कर रहे थे ना, तो कुछ वहां के अफगान सिविलियंस थे जिन्होंने हमारी हेल्प की थी, यूएसए की फोर्सेस की। और वो ये नहीं चाहते थे कि तालिबान का जो है ना वो खूनी दौर वापस आए और ये सब कुछ हो, तो उन्होंने लिस्ट बनाई कि आप इनको वापस पाकिस्तान बुला लें, आपने इनकी केयर करनी है। यूएसए कभी भी किसी भी मामले से ना हटता नहीं है पीछे, याद रखना इस चीज को ना। अच्छा, अब ऑपरेशन लेवल का मसला आ रहा है कि जी इसको चलाएगा कौन। ठीक है, ये जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी इसको चलाएगा कौन। दूसरा, इसकी सुपरविजन कैसे होगी, क्योंकि ये बनी थी इमरान खान के दौर में, मोईद यूसुफ साहब ने बना तो दी, लेकिन आपको ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए पाकिस्तान में कि हर 2-3 साल बाद चेंजिंग आ जाती है, कि लॉन्ग टर्म का एक मसला आ रहा है। आप जो है सिक्योरिटी के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान सिक्योरिटी से हटके इकोनॉमी की तरफ आया है। ये फर्स्ट टाइम हुआ है ऐसा। ठीक है, अगर मैं आपको ट्राइंगल में इस बात को समझा सकूं तो मैं आपको इस तरह से बताऊंगा इसको। ठीक है, अगर आप इसको पेपर में ड्रॉ करेंगे ना, तो आप पेपर में इसको कुछ यूं ड्रॉ करिएगा, और ये कर लेना ही अच्छा एक साइन शो करता है कि जी बच्चे को इस चीज के ऊपर ग्रिप है। अच्छा, ये जब भी हम इस तरह के ट्राइंगल बनाते हैं ना, तो इट शोज द इम्पोर्टेंस। अब जो मैं ऊपर वाली चीज लिख रहा हूँ दैट इज इकोनॉमी। तो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर हमारी इकोनॉमी को ज्यादा वैल्यू दी गई है, पहली बार ऐसा हुआ है। फिर आइडियोलॉजी को वैल्यू दी गई है, यानी नेशनल कोहिजन की बात की है। और थर्ड पे इन्होंने किस चीज की बात की, सिक्योरिटी की। ठीक है बेटा, तो आप अगर इसको ड्रॉ कर लेंगे ना, तो ये आपको भी हेल्प आउट करेगा चीजों को लिखने में। कि पहले जो पाकिस्तान की हमेशा से पॉलिसी होती थी वो इंडियन सेंट्रिक होती थी, अब हम अपनी इकोनॉमी को देख रहे हैं। बात समझ में आती है बच्चों? बस आपने करना क्या है कि आपने इन पॉइंट्स को उठाना है। जो भी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में डिस्कस किए गए सारे पॉइंट्स, आप इनको उठाएं, इनमें बताएं पहले कि नहीं, कि बहुत अच्छी चीज है, ये जो कर रहे हैं बहुत अच्छा है, डिफेंस सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, इंटरनल सिक्योरिटी सब कुछ अच्छा है, लेकिन अभी पाकिस्तान के मौजूदा जो सूरत हाल है उसके अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं हो रहा है, या फिर इन्हें बहुत मेहनत करना पड़ेगी। क्लियर हो रहा है मामला? अच्छा। अच्छा बेटा, अब इसमें जाहिर है आप कहोगे कि सर वो जो कोटेशन वगैरह ऐड करनी तो कौन कौन सी ऐड कर सकते हैं, आप वो जरा अपने पास नोट डाउन कर लेना, ताकि आपका पूरा सवाल यही कंप्लीट हो जाए ना। अच्छा, ये सारी चीजें जो है मैंने डिफरेंट जगहों से निकाली हुई हैं। कंट्री इज एज सिक्योर, अच्छा ये आप बहुत सारी जगहों पे लिख सकते हो, एज इट्स मोस्ट वल्नरेबल सिटीजन। ठीक है,
इसका जो नाम है वो सर्च कर लेना, जहां तक मेरा ख्याल है गांधी की कोटेशन है, वरना हो सकता है आपको कोई और इसका भी ऑथर मिल जाए। मुझे ये बताइए, मुझे आप एक बात को ये बताएं, मासूमा क्या चीज? वल्नरेबल जो होता है ना, वल्नरेबल होता है गैर महफूज, ठीक है। बाकी हर टॉपिक में आप लगा सकते हो इसको। इसका रीजन ये है, हर जगह हर जगह वो कहता है कि कंट्री जो है ना आपका उतना ही सिक्योर है जितना उसका मोस्ट वल्नरेबल सिटीजन। जी आप माइनॉरिटी में यूज करो, आप बताओ कि जी सर आप देखें कि आप बात कर रहे हो ह्यूमन सिक्योरिटी की, ठीक है बेटा, आप बात कर रहे हो ना कि ह्यूमन सिक्योरिटी की, तो आपकी माइनॉरिटी सेफ नहीं है। आप इसमें मिसाल दें क्रिश्चियंस की, हिंदूज की, आप इसमें मिसाल देंगे, ठीक है। आप इसमें बताएं जेंडर में, आप बताएं कि जी यार जेंडर बेस्ड वायलेंस इतने बढ़ गए मुल्क के अंदर, ठीक है। तो आपने उसको ही सिक्योर नहीं किया, तो ह्यूमन सिक्योरिटी तो आपकी बची नहीं ना फिर मुल्क में। तो बेटा ये वाली एक कोटेशन उठाइए और हर जगह लगा दें, कोई भी आपका सब्जेक्ट आप उसमें लगा सकते हैं इसको। समझे बात को? अच्छा मैं आपको ना थोड़ा सा सोचने का तरीका भी बताता हूँ। आप लोग सुन रहे हैं ना मेरी बात? फिजा भी हैं, मासूमा भी हैं, चौधरी सुलेमान आप भी हैं क्लास में, समझ में आ रही है मेरी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ? मैं आपको कहता हूँ कि फ्रांस में, ठीक है, अब सुनिएगा मेरी बात, फ्रांस में एक मुसलमान औरत हिजाब करती है, ठीक है। वहां कुछ वेस्टर्न यानी उनके लोग जो है उस हिजाब को ना खींच लेते हैं, ठीक है, वो कहते नहीं जी हिजाब बैन है। तो क्या होता है कि जी आप बड़ा एहतिजाज करते हैं इस बात के ऊपर कि जी फ्रांस के अंदर मुसलमान माइनॉरिटी में ना, आप कहते हैं कि जी मुसलमान माइनॉरिटी में तो देखो उनके साथ कैसा सलूक हो रहा है, फेयर इनफ, यहाँ पे एहतिजाज हुआ, सिविल सोसाइटी आई। लेकिन जब यहाँ पे क्रिश्चियंस के साथ आपने उनके चर्च, उनके घर जला दिए, आपने हिंदू के जो वो मंदिर है सारे आपने उसको जला दिया, आप ब्लास्फेमी के नाम पे श्रीलंकन मैनेजर को आप जिंदा जला रहे हो, मार रहे हो, वो क्या है फिर? उसका मुझे जवाब दे दो आप। क्या आप गलत नहीं कर रहे? फिर तो आपको तो होना ही नहीं चाहिए इस चीज का कि चलो यार हम भी तो माइनॉरिटी में ना वहां पे, हम वहां माइनॉरिटी में तो वहां ऐसा सलूक हो रहा है, हम भी तो यहाँ यही कर रहे हैं। बात समझ में आती है? तो आपने बेटा यही काम करना है कि आपने इस कोटेशन को उठाना है और आप हर जगह इसको लगा सकते हो, हर पॉइंट के ऊपर लगेगी ये। एक तो ये हो गया, ठीक है। अच्छा इसी तरीके से जो हमने कल बात की थी वाई नेशन फेल वाली, तो हम यहाँ पे जब बताएंगे ना इंस्टीट्यूशंस की, बेटा जहां पे भी बात आएगी पेपर में, जहां जहां पे इंस्टीट्यूशंस की बात आएगी, वहां आपने यही बात लिखनी है कि इंक्लूसिव होते हैं, एक्सट्रैक्टिव होते हैं, मुल्क तरक्की किससे करता है? इंक्लूसिव वाले से तरक्की करता है। ये भी लगा देना इसके अंदर, ठीक हो गया? तो दो पॉइंट्स आपको मिल गए, एक बुक रेफरेंस मिल गया, एक कोटेशन आपको मिल गई यहाँ से। अच्छा इसके बाद आप क्या क्या लिख सकते हो? इसके बाद आप यहाँ पे लिख सकते हो जी, किसी आर्टिकल का जिक्र कर दो, आर्टिकल 25A का जिक्र कर दो, ठीक है। इसी तरीके से आर्टिकल 25A जो है ना वो एजुकेशन की बात करता है, ठीक है, आप इसका जिक्र कर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसके लिए तुम्हें एनएफसी अवार्ड्स का पता होना चाहिए कि आप नेशनल कोहिजन की बात तो कर रहे हैं, ठीक है बेटा। आप एनएफसी अवार्ड्स की टर्म्स इस्तेमाल करेंगे। नेशनल कोहिजन में मसला किस चीज का आ रहा है? नेशनल कोहिजन में मसला ये आता है कि जी जब पानी का मसला आता है ना, काला बाग डैम, उसके ऊपर अलग अलग राय हैं। अभी मैं बोलूं यार क्या प्रोविंस बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए नया, उसके ऊपर एक अफरा तफरी मच जाएगी, असेंबली में लड़ाइयां शुरू हो जाएंगी, कोई बनने दे रहा है नहीं बनने दे रहा। तो एक टाइम ऐसा है कि हम लोग जो है ना टूटी हुई कौम है। तो बेटा जब तुम रेफरेंस दोगे ना काला बाग डैम, प्रोविंसेस का, नेशनल कोहिजन के अंदर, विच शोज कि तुम एक डायमेंशन वाले स्टूडेंट हो,
कि तुम्हें बहुत सारी चीजों की नॉलेज है और तुम इसको लिखने की कोशिश कर रहे हो पेपर में। याद रखना, एग्जामिनर तुमसे रिलेट करे, याद रखना, बार बार कहता हूं मैं, एग्जामिनर जब तक तुमसे रिलेट नहीं करेगा वो तुम्हें मार्क्स नहीं देगा। ठीक है। आप जब इसमें बात करेंगे आईएमएफ की या वर्ल्ड बैंक की, आप उसका कनेक्शन करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। ठीक है, अपनी बात को प्रूव करने के लिए आप क्या करोगे कि जी आप आईएमएफ की बात करते करते आप बोलोगे देखो आईएमएफ भी तो वही कर रहा है जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था। तो इसमें बेटा हिस्ट्री भी लगा दी आपने सवाल में, आपने कोटेशन भी दे दी। फिर मैंने आपको कहा कि आप एक डब्बा बना के इसमें नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का आप इसके सारे पॉइंट्स को ऐसे ऐसे एरो में लिखोगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन भी हो रही है पेपर की, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो गई आपकी। ठीक है, और फिर हम कंक्लूजन पे आ जाएंगे फौरन ही इन सबको करने के बाद। दिस इज द लीस्ट थिंग, सबसे लीस्ट बातें बता रहा हूं मैं आपको कि मिनिमम आप क्या करोगे अपने पेपर में। पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं? अच्छा जनाब, अब आ जाए जी कंक्लूजन पे, कि अगर हमने इसको कंक्लूजन देना है इसका, यानी कि रिकमेंडेशंस देंगे ना आप इसकी। जब हम रिकमेंडेशंस की बात करेंगे तो देखो सबसे पहला जो चैलेंज हमारे पास आता है इम्प्लीमेंटेशन का। बेटा पाकिस्तान के अंदर जो है ना पॉलिसीज बहुत बनाई गई, बेहतरीन से बेहतरीन पॉलिसीज बनाई गई हैं, लेकिन सबसे बड़ा मसला आता है कि सर उसको इम्प्लीमेंट कौन करवाएगा। हर 3 साढ़े 3 साल बाद तो आपकी गवर्नमेंट चेंज हो जाती है। मैं आपको बताऊं पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला क्या है, आपने लिखना है जी रिकमेंडेशंस में हमें चाहिए इम्प्लीमेंटेशन कराना। ठीक है, इसके अंदर सबसे बड़ा मसला ये होता है कि जो भी गवर्नमेंट आती है ना, गवर्नमेंट आई 1 से 1.5 साल में उसने क्या किया, पॉलिसी बनाई। ठीक है, 1.5 साल में पॉलिसी बनाई, अभी वो इम्प्लीमेंट हो ही रही होती है, टेंडर पास होते हैं, प्रोजेक्ट्स बन रहे होते हैं और उनकी गवर्नमेंट चली जाती है। ठीक है, जब उनकी गवर्नमेंट गई तो जब न्यू गवर्नमेंट आती है तो वो पुराने वाले कामों को नल एंड वॉइड कर देती है। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए कम अभी हम आगे जा ही नहीं पा रहे। आप देखिए जी कि जो नवाज शरीफ की पॉलिसीज होती थी, जैसे नवाज शरीफ ने कोई पॉलिसी लगाई, वो चलती 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 थी तो उसमें बेनजीर भुट्टो आती थी, उन्होंने उन पॉलिसीज को खत्म कर दिया। फिर इन्होंने अपनी थोड़ी चलाई, इनको खत्म करके फिर कोई और आ गया, फिर कोई और, सो ऑन एंड सो फोर्थ ये सिलसिला चल रहा है। आपका जो सी पैक है ना बेटा, वो डिले क्यों हो रहा है, वो इसी वजह से डिले हो रहा है कि जी जरदारी के दौर के अंदर सही चलता है, नवाज शरीफ के दौर के अंदर ज्यादा काम होता है, लेकिन इमरान खान के दौर में सी पैक रुक जाता है। क्यों? क्योंकि इन भाई साहब को अकाउंटेबिलिटी चाहिए सिर्फ। इनका जो पूरा के पूरा दारो मदार था वो किस चीज पे था जी, अकाउंटेबिलिटी दो, कितने पैसे लग रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या जा रहा है। फिर इन्होंने ये बोल दिया कि जी पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो चोर है, ऐसा है वैसा है, तो सी पैक ही रुक गया आपका। उस दौर में फिर काम ही नहीं हो पाया। समझे बात को? तो कहने का मकसद ये बुरा नहीं है, ये बुरा नहीं है ना, ये बुरा है, कहने का मकसद ये है कि तुम्हारे पास एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी है ही नहीं, तुम्हारे पास प्लान ही नहीं है, चलाना कैसे। ठीक है। तो इम्प्लीमेंटेशन में आप ये बातें करेंगे इसके अंदर। नंबर 2, हमारी सिविल मिलिट्री को सेम पेज पे होना पड़ेगा। ठीक है, हमारी सिविल मिलिट्री की जो रिफ्ट्स है उसके लिए हमें उसको सेम पेज पे लाना पड़ेगा और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। ये तो हो गए बेटा 3 ऐसे काम जो कि बड़े बड़े मेन काम है आपके। ये जी टीम अच्छी होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म पॉलिसी होगी, सिविल मिलिट्री का आप सबको पता है, हमें पता है क्या क्या इश्यूज हैं, हम उस पर बात करेंगे। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स आएंगे। रिफॉर्म्स क्या होते हैं कि उनमें चेंजिंग करनी है। जो आपके स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस है ना, पीआईए, स्टील मिल, वापडा, जो कि आपको लॉस में चल रहा है, भाई अरबों रुपए का लॉस कर रही है, इनको प्राइवेटाइज कर दो, कुछ रिफॉर्म्स लेकर आओ। ठीक है,
आप ये वाली बातें करेंगे इसके अंदर। अच्छा, उसके बाद तो फिर वही आ जाएगा ऑब्जेक्टिव रोल ऑफ मीडिया। क्योंकि ये वाला जो सवाल है आपका, ये आएगा पाक अफेयर और करंट अफेयर में ना। ठीक है, ये सवाल आएगा तो ये पाक अफेयर या करंट अफेयर में आएगा। तो पाक अफेयर और करंट अफेयर के सवाल में तुमने इकोनॉमी, तुमने इन चीजों के ऊपर फोकस करना है। इन सवालों में ना एजुकेशन वगैरह नहीं डालना, बिकॉज ये थोड़ा सा ना ऐसे के टाइप का बन जाएगा फिर। तुमने कोशिश करना है कि जी एजुकेशन वगैरह इसमें ना डालो, इसके अंदर वो चीजें डालो जो कि इंपॉर्टेंट है आपकी। ये तीन इंपॉर्टेंट इश्यूज थे और एक डाल दिया रोल ऑफ मीडिया। खत्म, ये बन गया तुम्हारा सवाल पूरा। कोई सवाल यहाँ तक? किसी स्टूडेंट का कोई सवाल है यहाँ तक तो पूछ लें। ये टॉपिक आपका कवर हो गया पूरा, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी। ठीक है। मैं कर देता हूँ।